हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में अभी तक हम देख चुके हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये भी देखा हमने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में क्या रोल प्ले करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एडवांटेज है वो भी हमने देखे। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे कि वाई प्लेनेरिया इज फेमस। के प्लेनेरिया को हम किस चीज के लिए जानते हैं, एंड व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टर इन द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एनिमल में क्या आपको यूनिक कैरेक्टर देखने मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक बार आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस बार आपको बतलाना है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं जिसके आपको मुझे उत्तर करने हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप में से कुछ बच्चों ने कहा है कि सर के ग्लासेस में जो है हमको ब्लू ब्लू सी लाइन गोले दिखाई पड़ते हैं, तो मैं उतार देता हूं उसको। के थोड़ा सा असुविधा मेरे को होगा, लेकिन इट्स ऑल राइट। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं भटकना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके आप उत्तर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप बताएंगे मुझे कि आपको बताना है कि एगेव में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है। कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एगेव। ठीक है, ठीक। हाउ इकॉर्निया प्रोपेगेट रैपिडली। ठीक है, जलकुंभिया इकॉर्निया रैपिडली कैसे मल्टीप्लाई करता है, क्या उसका तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज यूनिक इन नीला कुरुंजी। ठीक है, नीला कुरुंजी में क्या यूनिक बात है आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना, ठीक। सिंपल आप मुझे उत्तर कीजिए इसका, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरे बच्चे लगातार इन्वॉल्व हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार एफर्ट कर रहे हैं वोट के। और देखो बेटा क्या है कि हमको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, शुरू में बहुत एंथू होता है हमारा, बाद में फिर क्या करते हैं हम जो है वो हमें लगता है कि यार समय लग रहा है, चैप्टर को सर पढ़ा रहे हैं। तो देखो बेटा ऐसा है कि वॉट एवर टाइम वी आर टेकिंग इज द टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा आपको बढ़ के। आपके पापा से कभी पूछिएगा कि कभी भी पैसा जब पैसा बढ़ाना होता है तो उसको हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इन्वेस्ट करने के बाद इंतजार करना होता है, तब पैसा बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे ही है कि हम सब समय इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमको मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं बेटा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। देखो अभी तक तो हमने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हमने बात किया था। ठीक है ना, अब आपको बता दूं मैं कि एक चीज है कि हम सबके जीवन में क्या है, हम जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। ठीक है, यानी हम पढ़े हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़े हैं और जानते हैं अच्छे से कि डेथ इज द ओनली सर्टेनिटी इन द लाइफ। ठीक है ना, यानी वो फुल स्टॉप है। अब लेकिन ये कि जो पूरा हमारा जीवन काल है, याद रखना है, एक बड़े पते की मैं आपसे आज बात बोलूंगा, लेक्चर के शुरुआत में ही बोलूंगा आपसे मैं कि द इंटायर वर्ल्ड इज लाइक ए थिएटर। पूरा का पूरा जो विश्व होता है, जो हमारे आसपास जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, वो एक थिएटर के समान होती है, और हम सब लोग उसके एक आर्टिस्ट होते हैं। और दुनिया केवल उस आर्टिस्ट का रोल याद रखती है जो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाता है, कि जो उसका रोल है उसको अच्छे से निभाता है, दुनिया उसको याद रखती है। इसलिए वी गुड आर्टिस्ट क्या हमेशा जो है वो अच्छा समाज को क्या आप समाज से ले सकते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समाज को आप क्या दे सकते हैं, व्हाट यू कैन ऑफर टू द सोसाइटी। के क्या मिलेगा ये बाद में सोचिएगा, क्या दे सकते हैं ये पहले सोचिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना मिलेगा कि आप बटोर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो एक व्यक्ति का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ होता है, हमने कहा जन्म से लेकर जो है वो एडल्ट होता है के, उसके बाद जो है धीमे धीमे ओल्ड होने लगता है के। तो एक अवस्था ऐसी आती है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इतना ओल्ड हो चुका होता है कि नाउ ही और सी इज अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग के, यानी अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते के। जैसे हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो सीज हो गया के, यानी प्रजनन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं ओल्ड एज। क्या बोलते हैं इसको हम? ओल्ड एज के। जो वृद्धावस्था है बेसिकली वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वृद्धावस्था या ओल्ड एज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जीवित जीव जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, बॉडी में जो है, देखो क्या होता है कि हम सबकी बॉडी में एक बड़ी यूनिक फिनोमिना ये होती है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारी बॉडी में इतनी सारी नई सेल्स बन रही होती हैं कि मरने वाली सेल्स की संख्या उनसे काफी कम होती है। मेरी बात सुनिएगा कि हर दिन, यानी आपको क्या लगता है, हर दिन हम जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमारी बॉडी का मर जाता है, और हर दिन कुछ हिस्सा बन जाता है।
आपको पता है कि एक कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुआ, मालूम चला कि हर 7 से 9 साल में, एवरी 7 to 9 ईयर में एक व्यक्ति पूरा नया होता है। उसकी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी सेल्स बदल चुकी होती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी उनकी पुरानी लेयर खत्म हो चुकी थी, नई लेयर उनमें आ चुकी होती है। अदरवाइज बॉडी की सारी सेल्स ऑलमोस्ट अपने आप को रिप्लेस कर चुकी होती है इन 7 to 9 ईयर के। तो एवरी 7 to 9 ईयर यू फाइंड ए न्यू पर्सन, के एक नया आदमी है, उसकी पूरी सेल्स बॉडी की बदल चुकी है के। और होता क्या है, जब ये मैकेनिज्म धीमा होने लगता है, जब ये बदलने की, यानी आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में हर दिन कई सारी सेल्स मर रही होती हैं और कई सारी सेल्स बन रही होती है, और जब ये रेशियो गड़बड़ाता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अधिक सेल्स बन रही होती है, कम मर रही होती है, रिजल्ट इज ग्रोथ, रिजल्ट इज ग्रोथ, अधिक बन रही है, कम मर रही, रिजल्ट इज ग्रोथ, ठीक है। जब हम एडल्ट होते हैं तो जितनी सेल्स मर रही होती हैं उतनी सेल्स बन रही होती है, रिजल्ट इज रिप्लेसमेंट बट स्टैग्नेंट ग्रोथ। लेकिन जब हम ओल्ड एज के होते हैं तो अब सेल्स के बनने का संख्या कम हो चुका होता है, मरने का संख्या उतना ही होता है, बढ़ चुका होता है, तो अब क्या, रिजल्ट इज नेगेटिव ग्रोथ। धीमे धीमे ऑर्गन काम करना बंद करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, ठीक है, धीमे धीमे ऑर्गन डिके होता है, वो दैट इज द ओल्ड एज, ठीक है। ठीक, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अब जो है, तो एक तो हम एक बात समझ गए कि हाँ भाई एजिंग का कुछ ना कुछ रिप्रोडक्शन पर असर पड़ता है। अब ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ जो है नीला कुरुंजी का फोटोग्राफ है। इसके बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया हुआ पिछली बार के। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर वो फ्लावरिंग करते हैं, सीड देते हैं, खत्म हो जाते हैं, मोनोकार्पिक कहा था हमने के, जो बार बार, जैसे मैंगो है, आम में हर साल फल आएगा, हर साल फ्लावर होगा, वो क्या है, पॉलीकार्पिक होता है। तो पॉलीकार्पिक का मतलब है जिसमें, देखो बेटा, कार्पिक वर्ड आया कार्पल से, कार्पल मतलब जिससे जो फीमेल पार्ट होता है और उससे फल बनता है फीमेल पार्ट से, ठीक है, समझ रहे बात को। पॉली कई सारा, कार्पिक मतलब कार्पल, कार्पल फल में कन्वर्ट होता है, जो उसका ओवरी वो फल में कन्वर्ट होता है। तो हमने कहा जिसमें हर साल फल लगते हो, हर बार फ्लावरिंग होता हो, वो पॉलीकार्पिक प्लांट है। जिसमें एक बार होता हो वो मोनोकार्पिक प्लांट है। मैंगो पॉलीकार्पिक प्लांट है। तो जब कभी भी फ्लावरिंग होता है, फिर फ्लावरिंग रुक जाता है, फिर अगली बार अगले साल फिर फ्लावरिंग हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको हम, क्या उससे जुवेनाइल फेज बोलेंगे? जुवेनाइल फेज नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम इंटरमिटेंट फेज बोलेंगे, या मैच्योरेशन फेज बोलेंगे, परिपक्वन अवस्था बोलेंगे उसको हम, ठीक है ना, जिसमें वो फ्लावरिंग के बाद रुकेगा, फिर फ्लावरिंग करेगा, फिर रुकेगा, फिर फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। ऐसा हमको पॉलीकार्पिक प्लांट में देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। फिर आप देखो, जो मैं आपको एजिंग की प्रक्रिया के बारे में बतला रहा था, जो मैं आपको एजिंग के बारे में बता रहा था, तो एजिंग तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, सब में होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लीफ के, ग्रीन लीफ से देखिए धीमे धीमे लीफ पका, और देखिए वो फाइनली लीफ भी खत्म हो गया। यानी ये जीवन की ये प्रावस्थाएं जो है, जीवन की ये फेजेस हैं, वो आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, आप देखिए, जो लोग, आपको एक बात बता दूं मैं कि जो सबसे बड़ा हमारे पास, देखिए, एक कुछ बातें मैं आपसे कहता हूं, इनको जो है, इन बातों को हो सकता है नीट में ना पूछे, लेकिन यह जिंदगी में जो है आप इसको गांठ बांध के रख लेंगे ना, तो लाइफ में कभी भी आपको जो है वो कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती आएगी, आप उसका मुकाबला कर पाएंगे, जीत के आ पाएंगे। हमें कई बार लगता है कि हमारा सबसे बड़ा सौंदर्य, सबसे बड़ी ब्यूटी हमारी ये है कि हम अच्छे दिखते हैं, ठीक है। सम पीपल जज अदर्स कि भाई वो कैसा दिखता है, कैसा है, बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, के बहुत सुंदर हैंडसम लड़का है। मैं आपको कह दूं आपसे कि ये जितनी चीजें आप ऊपर से सुपरफिशियल देखते हैं ना, ये सब बिल्कुल टेम्पररी होती है। दे हैव वेरी सर्टेन स्मॉल टाइम पीरियड। जो एक्चुअली जो इनर ब्यूटी है, जो सच में जो चीज ब्यूटीफुल है, वो है आपका अपना पर्सनालिटी, आपका अपना व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, वो है आपका अपना परसेप्शन की दुनिया के बारे में आपका नजरिया क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग के ये चीजें मायने रखाती हैं। एक डॉक्टर जितना ओल्ड एज का होता है, लोग उसको जो है उतना अधिक बेहतर डॉक्टर मानते हैं, और उससे एडवाइस लेने के लिए लंबी सी कतार लगी होती है, लोग पहले से बुक करते रख सकते हैं। बॉम्बे में देयर आर सम सीनियर डॉक्टर्स जिनसे यदि कंसल्टेशन लेना हो, किसी बीमारी के सेकंड ओपिनियन लेना हो, तो यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मरीज का क्या होगा, तो वो जनरली ये डॉक्टर क्रोनिक बीमारी के डॉक्टर हैं, ऐसी बीमारी लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनके डॉक्टर हैं, इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है। There may be there are some few physicians in Mumbai that take consultation fees 10,000 rupees per consultation। और आपको जान के आश्चर्य होगा, डॉक्टर जो है उनकी उम्र कितनी है, 85 ईयर,
82 ईयर, इस उम्र के डॉक्टर है। मतलब जिस उम्र में लोग रिटायर होके घर में जो है वो राम नाम की माला जपते, वहां पर डॉक्टर सुबह क्लिनिक 80 ईयर का क्लिनिक पहुंचता है और मरीज को जो है वो पूरे उत्साह के साथ देखता है, और बहुत बड़ा नाम, भारी नाम। तो जिंदगी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि हम कैसा दिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या करते हैं, व्हाट इज अवर रोल इन दिस सोसाइटी। अब देखिए मैं आपको एजिंग के बारे में थोड़ा बता रहा हूं यहां पे, तो देखिए कि सच ए ब्यूटीफुल गर्ल जो आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रही है, जब उसका एजिंग होता है तो व्हाट के आप देख रहे हैं कि जो है वो उम्र बढ़ने पर जो है वो कैसा व्यक्ति बदल जाता है। सेम विद द मैन के देयर इज अ हैंडसम बॉय, उम्र बढ़ते बढ़ते फाइनली वो ऐसा एक दिन, देखिए इससे कोई नहीं बच पाया, ना मैं बचूंगा ना आप बचे, कोई नहीं, सब हम लोग एक समय एजिंग, यानी आज हम अपने दादा दादी को देखते हैं, मदर फादर को देखते हैं, तो धीमे धीमे हम सब भी उसी फेज को क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे आगे तक, ठीक है। तो अब जो मुद्दा ये है कि आप बोलोगे सर ये इतना ज्ञान यहां पर रिप्रोडक्शन में कहां से आ रहा है, तो एक्चुअली मैं कहीं भी आपको क्लियर कर दूं, मैं कुछ भी बात करता हूं तो मैं टॉपिक के आसपास ही बात करता हूं बैठ के। मैंने आपसे कहा कि याद रखना बेटा, ये डेमोग्राफी का एक बड़ा फंडा है जो आपको इकोसिस्टम में भी काम आएगा, आगे पढ़ेंगे इसको हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। तो कोई भी जो जगह होती है, कोई भी जो कंट्री होती है, कोई भी एरिया जो होता है, वहां पे जो पॉपुलेशन होती है उसका अपना एक एज पिरामिड होता है, उसका अपना एक जो आयु पिरामिड होता है। पिरामिडिकली हम अरेंज करते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव मतलब होता है बच्चे, किड्स, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, ये बच्चे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मतलब एडल्ट की बात करें जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन आती है। तो पॉपुलेशन के टाइप याद रखना है बेटा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मर्ज होकर आता है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन क्वेश्चन मिक्स होकर आता है। तो इतना याद रखना कि यदि मैं बोलता हूं आपसे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन मतलब बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन मतलब मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जब मैं बोलता हूं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलता हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ओल्ड एज के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence और old age। कि senescence को हिंदी में बोलते हैं बेटा जरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, क्लियर, ठीक है। मतलब जैसे ही मतलब कोई व्यक्ति जीवित जीव यदि रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, वो रिप्रोडक्शन की उसकी एबिलिटी खत्म हो गई है, मतलब ये है कि वो कहां आ चुका है, वो ओल्ड एज में, सीनेसेंट एज के अंदर आ चुका है वो, के देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी में भी कई परिवर्तन होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है ना, और ये जीवन के आखिरी पड़ाव की ओर व्यक्ति बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज कहते हैं, सीनेसेंस अवस्था कहते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं, पहले साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ऐसा करें हम कि किसी प्रकार से कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो अमर हो जाए। तो वो आइडिया जो था, वो आइडिया बहुत लंबे समय तक वो आइडिया जो है वो आइडिया बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं चला, ठीक है, कि भाई व्यक्ति अमर हो जाए, इसके बारे में लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन फाइनली फिर दी अमेरिकन साइंटिस्ट क्या आइडिया, अमेरिकन साइंटिस्ट फाइनली एक आइडिया के साथ आए, एक विचार के साथ आए कि वो विचार क्या था, वो विचार था कि भले ही हम अमर ना हो, भले ही हम इमोर्टल ना हो, हमारी एक निश्चित उम्र हो कि 80 साल 70 साल के जो भी हमारी उम्र हो, लेकिन हम बूढ़े ना हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो द अमेरिकन साइंटिस्ट कम अप विद आइडिया कि भैया देखो ऐसा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको चलने से रोक तो सकते नहीं, लेकिन कम से कम मेटाबॉलिज्म में कुछ हम फेरबदल कर दें, जिससे कि व्यक्ति 50 साल का व्यक्ति भी 30 साल का दिखाई पड़े, 60 साल का व्यक्ति भी 30 या 25 का दिखाई पड़े, मतलब कि हम जो है वो एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं थोड़ा यंग कैरेक्टर में, और इस पर जो है वो काफी अधिक काम चल रहा है। तमाम जो है वो साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस बात को जानने में कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को जो एजिंग से जुड़ी हुई समस्याएं उनको हम कम कर पाएं, तो व्यक्ति एडल्ट अवस्था में जैसा वैसा रहे वो, लेकिन भले ही उसका एक टाइम पीरियड हो, लेकिन वो दिखे या, क्योंकि ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं कि मनुष्य क्या चाहता है अपने बारे में, उसके बारे में आपको बता कि अभी हम बात करते हैं कि जब रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ओल्ड एज सीनेसेंस आ गया, मेटाबॉलिक परिवर्तन होते हैं, स्लो मेटाबॉलिज्म आता है यहाँ पे, और फाइनली ओल्ड एज का अंतिम परिणाम क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है।
और ये जो फिनोमिना है ये सबके लिए सच है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी तरह के एनिमल के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है कि इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस के। ठीक, मतलब एक ऐसा फेज जिसमें आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, जो पौधों में इसको हमने क्या बोला, जुवेनाइल फेज बोला, पौधों में इसको हमने जुवेनाइल फेज का। फिर हमने कहा रिप्रोडक्टिव फेज है, हमने क्या बोला इसको, फ्लावरिंग फेज बोला हमने इसको के। ठीक, रिप्रोडक्टिव फेज कहा इसको हमने। और लास्ट में क्या होता है बेटा, सीनेसेंट फेज होता है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो तीनों अवस्थाओं में जो है वो देयर आर सम हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दी थ्री फेजेस। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है कि कोई भी जीवित जीव जो होता है वो अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस देयर एनवायरमेंट एंड दे गेट क्यू फ्रॉम द एनवायरमेंट, और उनको एनवायरमेंट उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है। कि जैसे कई बच्चों ने पूछा, आप में से कई कमांडोज ने पूछा सर फोटो पीरियड का, प्रकाश काल का, फोटो पीरियड का एनिमल पे क्या असर पड़ता है। अभी बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको कि एनिमल्स जो है वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। कई एनिमल, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल जो सीजनल ब्रीडर होते हैं। मनुष्य क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है। ठीक है, तो सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है वो ब्रीडिंग करते हैं, इस्टस साइकिल देखने मिलता है उनमें के। तो ऐसे एनिमल को मालूम कैसे चलता है सीजन का, फोटो पीरियड। ठीक है, यानी उनके वो दे कैन सेंस कि क्या किस समय काल ने उनके पास में जो फोटो पीरियड उसका सेंस करने का एबिलिटी होता है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि चलिए मान लिया हमने कि चलिए ये सब जितनी बातें वो सब सही हैं, अब एक बात पता करते हैं कि व्हाट आर द इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट होते हैं, क्या घटनाएं घटती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सिंपल सी बात है, एक बात तो क्लियर है, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले होगा ये कि एक जो है वो जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो करेगा टू अटेन द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, कि वो रिप्रोडक्शन कर सके उस मैच्योरिटी को के लिए। ठीक है, और जब रिप्रोडक्शन कर पाएगा, करेगा, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ये तो हम समझ गए। अब यदि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोडक्टिव एज में जाने के लिए जो है ग्रो कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके गोनाड्स के उसके सेक्स ऑर्गन या गोनाड का विकास होगा। ठीक है, गोनाड्स बोलते हैं हम उसमें जहां गैमीट्स बनते हैं उन हिस्सों को, तो गोनाड्स जहां गैमीट्स बनते हैं उन हिस्सों को हम गोनाड्स बोलते हैं। तो सेक्स ऑर्गन का विकास होगा, के ओवरीज डेवलप होंगी, टेस्टिस डेवलप होंगे, क्या, और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एनिमल्स में हमको देखने मिलेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें वो देखने मिलेंगे। मैं प्यूबर्टी के बारे में पिछली बार हमने बात किया हुआ है ना। ठीक, और क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले तो गैमीट बनाएगा। उठ के गैमीट क्या होता है, गैमीट वो हैप्लॉइड सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है। गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट को बनाते हैं, और जाइगोट से फिर ऑफस्प्रिंग बनती है, संतान बनती है। क्लियर, ये तो मालूम है हमको, है ना। तो गैमीट फॉर्मेशन तो पहली चीज होनी चाहिए। अब गैमीट बन गया, मेल में मेल गैमीट बन गया, फीमेल में फीमेल गैमीट बन गया। अब क्या होना चाहिए, अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचना चाहिए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचना चाहिए। तो एनिमल्स उसके लिए क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दे डू कॉपुलेशन, ठीक है, संसर्ग करते हैं आपस में। ठीक है, ठीक, तो हम कहते हैं कि मेल और फीमेल का जो है वो संसर्ग करते हैं, कि उनका मिलन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कॉपुलेशन एक्टिविटी बोलते हैं, कॉपुलेटरी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि हाँ एनिमल्स में ये चीज होती है। और प्लांट्स में क्या होता है, अब प्लांट्स में तो एक दूसरी समस्या है कि आप ये एक प्लांट यहां है, दूसरा प्लांट वहां है, क्या हो, कैसे होगा, तो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, कि वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, हवा के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, पॉलिनेशन होता है, परागण बोलते हैं इसको हम, कि यहां पर जो है वो माइक्रोस्पोर जो है वो कहां पहुंचता है, फीमेल पार्ट तक पहुंचता है। और क्या होता है, लोअर प्लांट्स में मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है लोअर प्लांट्स में। मतलब ये है बहुत, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गैमेट बनेंगे और गैमेट का ट्रांसफर होगा। क्लियर, देखो बेटा क्या लिखा है एनसीईआरटी में, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो फंडा दिमाग में क्लियर कर लें हम, पहले तो दिमाग में फंडा क्लियर कर लें कि होता क्या है। सबसे पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी होगा, गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट में होंगे डिवीजन, उससे क्या बनेगा, यदि माइटोसिस होगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोसिस होगा, तो क्या बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा।
फिर एम्ब्रियो ग्रो करेगा, ऑर्गन्स बनेंगे, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यही तो जीवन है, ऐसी तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा इसमें। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, ये बताया मैंने कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस that have remarkable fundamental similarity even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different। कि देखिए वो कह रहा है आपसे कि सेक्सुअल मैच्योरिटी होने के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें आपको जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जैसे कि गेमिट का फॉर्मेशन, गेमिट का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, सारी घटनाएं एक समान ही घटती है। भले ही देखने में आपको गेमिट अलग अलग लग रहे हो, आपको भले ही आपको लग रहा हो कि कहीं फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कहीं पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, भले ही आपको देखने में चीजें अलग अलग दिखाई पड़े, पर फंडामेंटली जो इवेंट्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बात करते हैं इसमें। आप देखिए, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस के जो सेक्स, अब आपको याद है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर किया था, तो हमने कहा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, ये कहा था हमने। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स हैं वे अधिक इलॉबरेट होते हैं, मतलब ये समझ लीजिए आपकी ये अधिक डिटेल में चलते हैं, अधिक लंबा स्टेप इनमें पूरा होता है, और दे आर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, और इनका अपना एक रेगुलर सीक्वेंस होता है। तो ये जो 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 फीचर्स हैं ये एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, इसलिए आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और रेगुलर सीक्वेंस में होते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन, कि यहां पे याद रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा बेटा तब आपको फर्टिलाइजेशन देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि यानी आपको हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन देखने मिलेगा, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन आपको देखने मिलेगा। ठीक, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा और जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर? चलिए, फॉर कन्वीनियंस दिस सीक्वेंशियल इवेंट में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, नेमली अ वेरी वेरी आईएमपी के। अब हमने क्या किया, हमने सुविधा के लिए कि क्या घटनाएं घटती हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने अपनी सुविधा के लिए उनको 3 हिस्सों में बांट लिया। कितने हिस्सों में बांट लिया? 3 हिस्सों में बांट लिया। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे एक चीज पूछे, सर जब हम नोट्स बनाते हैं तो क्या पूरी एक एक बात हम लिख लिया करें, कैसे नोट्स बनाए हम के? तो मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा कि देखो, जब मैं आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूं ना, तो मतलब आई एम कवरिंग दी 100% एनसीईआरटी। यदि आप बना सकते हैं शॉर्ट में इसका नोट तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास एनसीईआरटी ऑलरेडी है, आपके पास बुकलेट ऑलरेडी है, बुकलेट में भी एनसीईआरटी से ही बहुत सारा कंटेंट लिया गया है और उस कंटेंट को थोड़ा सा रिफाइन किया गया है, थोड़ा सा ठीक से प्रेजेंट किया गया है, थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया बुकलेट के अंदर के। तो मुझे लगता नहीं है कि एनसीईआरटी के पॉइंट, बुकलेट के पॉइंट को दोबारा लिखने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन देखिए थोड़ा भी यदि आप शॉर्ट में भी लिखेंगे ना तो आपके लिए वो रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं कह रहा हूं आपसे, आप एक लेक्चर में कुछ मत लिखिएगा, केवल आप गिनती की बातें लिखिए। एक लेक्चर में आप थोड़ा सा जो है वो हल्का सा जो है छोटा, हर चीज का छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखिएगा, आप देखेंगे कि दूसरे लेक्चर में जो आपने किया उससे आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, जिसमें आपने नहीं लिखा उस लेक्चर को आप भूल जाएंगे जल्दी से। अपना खुद का लिखना हमेशा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ ही जो मैं बता रहा हूं हर चीज को आप नोट करते करते परेशान हो गए। यदि आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद परेशान हो जाते हैं तो आई एम नॉट ए गुड टीचर। ठीक है, आई एम नॉट ए गुड टीचर, आई एम नॉट टीचिंग यू वेल, के मैं अच्छा नहीं हूं, मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूं के, और तो मैं आपके काम नहीं आ पाऊंगा बेटा। ठीक है ना, यू शुड फील हैप्पी आफ्टर माई क्लास, के आपको मेरी क्लास के बाद खुश होना चाहिए, आपको मेरी क्लास के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सीखा, तनाव नहीं होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ आज सीखा हमने, अब हमको ये चीज कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। दैट इज द ट्रू कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। अदरवाइज मैं केवल अपनी ही एक दुनिया में रहूं, अपने ही एक ऑर्बिट में रहूं कि मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा, मैं उससे बेस्ट कोई नहीं, आई एम द बेस्ट के, एंड आई एम डूइंग द ग्रेट सर्विसेज एंड आई एम द महान टीचर ऑफ द इंडिया के, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्या वर्ड यूज किया मैंने? मूर्ख।
सच्चाई ये है कि इट इज ए टू वे। जैसे कभी आपने रेडियो स्टेशन देखा, आप कभी हम रेडियो एफएम लगाते, एफएम तो देखते हो मोबाइल में, कभी सुनते होगे आपके, तो एफएम में क्या होता है कि एफएम में जब तक हमने 101.5 या हमने बोला कि 98.7 के ऐसी जो भी फ्रीक्वेंसी आपके एरिया में चलती होगी, तो कोई एक जैसे रेड एफएम है, जो है वो जो है अपना कोई भी, मतलब बहुत सारे बिग एफएम है, बहुत सारे एफएम चैनल हैं अलग अलग, रेडियो सिटी है, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 98.3 लगाएंगे तो ये चैनल बजेगा, 97.8 लगाएंगे ये बनेगा, एक 101 के 101.5 लगाएंगे ये बजेगा, ठीक है। और एक चैनल के बाद आपको विविध भारती भी सुनाई देगा आपको, है ना, वो भी देखा होगा आपने। तो गुरु शिष्य जो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है ना बेटा, ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। यदि मेरी फ्रीक्वेंसी पर आप अपने आप को सेट नहीं करेंगे, आप पूरे समय आप बोलेंगे कि सर आप भले ही एक चैनल हो, हम तो 98.3 आपका चैनल है, हम तो 101.5 पर आपको सुनेंगे, तो बेटा कभी नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा गीतेंद्र सर तो भरभरा रहे हैं, आवाज साफ नहीं आ रही है, ठीक है, डिस्टरबेंस कर रहे हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो 101.5 और मैं बोल रहा हूं 98.3 पे। तो भैया मेरा गाना सुनना है, जो मैं पढ़ाते पढ़ाते गाना गाता हूं, मेरा गाना सुनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मेरी फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ेगा, ठीक है। और यदि मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका बोलते मेरा तो रेडियो सेट ही गड़बड़ है साहब, मैं तो 98.3 पे आ ही नहीं पाऊंगा, तो भैया उसके पास जाओ जिसका रेडियो सेट जो है वो 101.5 पर है ना। तो ही देखो, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लर्निंग इज जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है कि हम जो है वो, एक सेकेंड, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है कि हम जो है वो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट हो, क्योंकि ये संबंध हमारा कोई ऐसा, अब देखो कई बच्चे से यूट्यूब पे आए, 2 क्लास देखी चले गए, 2 क्लास में वो आए थे देखने के लिए, बड़ा नाम सुना है इसका, कैसा पढ़ाता देखते हैं, चलो चेक करते हैं गीतेंद्र को आज, बहुत बातें की इसने, नॉट वर्थफुल, छोड़ो इसको। इनके पास जाते हैं, ये सर सही पढ़ा रहे हैं, अरे यार ये सर का मजा नहीं आया, चलो तीसरी जगह चलते हैं, ये मैडम अच्छा पढ़ा रही है, वाह मजा आ गया, नहीं यार 2 क्लास को नहीं यार। तो एक्चुअली में क्या है, जब तक आप कहीं रुककर सब्र से टीच, यू आर नॉट ए जज, यू आर हियर टू टेक द नॉलेज। रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर आप देख सकते हैं, लेकिन जहां बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी चेक हो जाए, जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी सेट है ना, बस वहां पकड़ के चलते रहिए आपके। मैं तो कहता हूं ना, यदि कोई चैनल ऐसा है जहां पे आपको लगता है कि दे आर डूइंग बेटर देन मी, ऑब्वियसली गो देयर, वॉच देयर लेक्चर्स, एंड स्टे देयर, डोंट कम हियर, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो फिर वहां के भी नहीं, यहां के भी नहीं, कहीं के नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं आपसे कह रहा था बेटा कि बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करना है हमको, कि अभी मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज को हम समझते हैं तो फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा, मैंने कहा आपसे कि जब हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स को समझ रहे हैं, तो 3 तरह की घटनाओं की बात कर रहे हैं। पहली घटना क्या हो गई बेटा, पहली घटना हो गई कि फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट के, ऑल द इवेंट्स दे आर बिफोर द फर्टिलाइजेशन, उनकी बात कर रहे हैं हमके। दूसरा बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो याद रखना 3। तो यदि मैं बोलता हूं गैमीट का फॉर्मेशन तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमीट का ट्रांसफर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मैंने बोला जाइगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन इवेंट, मैंने बोला जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने समझ गए बात को, हमने कहा कि ये बात हमको समझ आ गई कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया इसको हमने के। चलिए पहले बात करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है। देखिए, दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट के, यानी जो फर्टिलाइजेशन है उसके पहले जो भी घटना घट रही है, जैसे पॉलिनेशन, परागण, माइक्रोस्पोर जो है वो एंथर से निकलता है, स्टिग्मा तक आता है, देखेंगे हम आगे, अभी चिंता मत करो, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हालांकि इन चीजों को हम। तो मैंने क्या बोला कि जो भी इवेंट फर्टिलाइजेशन के पहले घट रहा है वो सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जा रहा है। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर होते हैं बेटा, एक होता है गैमीटोजेनेसिस के, गैमीटो मतलब
गैमीट के जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन के, तो गैमीट का बनना क्या कहलाएगा बेटा, उसे बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस, ठीक है ना, क्लियर। उसके बन गए, मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, देन वी नीड गैमेटिक ट्रांसफर। तब क्या होगा, फिर गैमेटिक ट्रांसफर करना पड़ेगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं हम, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट के, दो प्रकार के गैमेट निर्माण को यह बतलाता है, मेल और फीमेल गैमेट के। मेल गैमेट का सिंबल ये होता है, फीमेल गैमेट का सिंबल ये होता है, ठीक है, याद रहेगा बेटा, है ना। अच्छा बताओ मेरे को, यदि मैं सिंबल ये यूज करता हूं, किसी फ्लावर के लिए मैंने ये सिंबल यूज किया, किसी फ्लावर के लिए मैंने ये सिंबल मान लो इस्तेमाल किया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के। अभी दिमाग में रख लो इस बात को, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन हटके। ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिमाग में रखिएगा बस, ठीक है, क्लियर। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है, गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है। चलिए मैंने कहा आपसे, अब इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर, कभी का, अब देखो बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से गैमेटिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो गैमेट की मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तीन कैटेगरी में बांट दिया हमने। हमने क्या बोला, हमने कहा कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों देखने में एक समान दिखे, दोनों में हम कोई अंतर ना कर पाए, यानी हम ये बता ही ना पाए कि ये मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट है, दोनों देखने में एक समान है, दोनों की एक्टिविटी एक समान है, तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे आइसोगैमेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, और ऐसे गैमेट को हम आइसोगैमेट बोलेंगे। आइसोगैमेट क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, वो आकारिकी रूप से और कार्यिकी रूप से एक समान होते हैं बेटा, ठीक है, कि हम उनको अलग से मेल और फीमेल गैमेट में हम बतला नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे गैमेट को क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम होमोगैमेट्स कहते हैं इन्हें हम, या आइसोगैमेट्स कहते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना आपसे, जैसे ये है, ठीक है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, दोनों देखने में एक समान है, मॉर्फोलॉजी में एक समान है, काम करने में एक समान है, तो हम जो है उनको अलग अलग नहीं बता पाते हैं, जबकि इन मेजोरिटी ऑफ से, देखो वेरी वेल, मेजोरिटी वर्ड लगाना बेटा यार, ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये एमसीक्यू बन के आते हैं, इंपॉर्टेंट के। मेजोरिटी ऑफ, बड़ी संख्या में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कि मेल गैमेट, मैंने कहा ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये फीमेल गैमेट है, मॉर्फोलॉजी में अंतर है, एक्टिविटी में अंतर है, जो छोटा गैमेट है वो मोर एक्टिव है, बड़ा गैमेट कम एक्टिव है, तो मतलब मेल गैमेट स्मॉलर इन साइज मोर एक्टिव, फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज लेस एक्टिव। तो हमने क्या बोला, इसको बोल दिया हमने इसको बोल दिया हेट्रोगैमेट्स, क्या बोल दिया इसको हमने, एनाइसोगैमेट बोल सकते हैं इसको हम, एनाइसोगैमेट कहते हैं इसको हम, ठीक है, या हम इसे हेटेरोगैमेट भी कह सकते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट को क्या बोलेंगे हम, एंथ्रोजॉइड। तो याद रखना, एंथ्रोजॉइड टर्म का संबंध किससे है बेटा, इसका संबंध है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, द टर्म एंथ्रोजॉइड इज कनेक्टेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओवम टर्म का संबंध भी किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहां पे। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि ऐसे में मेल गैमेट को हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, एनिमल्स में हम स्पर्म कहते हैं, और प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स में हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड कहते हैं, याद रख के। एनिमल्स में हम मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, और प्लांट्स में हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, और फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर, एग या ओवम कहते हैं। जनरली ओवम वर्ड का इस्तेमाल हम प्लांट्स के लिए करते हैं, ठीक है, एग भी यूज करते हैं, पर ओवम इज स्पेसिफिकली फॉर प्लांट्स के, और जो है वो एग वर्ड हम जनरली एनिमल्स के लिए करते हैं, कन्वेंशन के, पर कोई नियम नहीं है ये, ठीक है, क्लियर। तो देखिए आपके सामने जो है वो एनसीईआरटी की 3 इमेज दिखाई पड़ रही है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, और ये इमेजेस एग्जाम में आती हैं और टेस्ट में आपसे पूछी जाएंगी बेटा, इंपॉर्टेंट है, और आज भी टेस्ट चल रहा है, ठीक है, समझ लेना। मैं अब जो समझना समझदार लोग हैं वो समझ गए, ठीक है। तो ये इमेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट के, तो आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा के, यानी क्लेडोफोरा में हमको जो आइसोगैमेट्स दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, उन आइसोगैमेट्स की हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम देख रहे हैं उसमें कि मेल और फीमेल गैमेट देखने में एक समान है। कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है हम कुछ कह ही नहीं सकते, बाहर से देख के हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते इसको। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल हो गया क्लेडोफोरा में आइसोगैमेट दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो एल्गी का नाम क्लेडोफोरा, यहां पे क्लेडोफोरा के गैमेट है बेटा, ये है ना, ये डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या देखें दूसरा,
आप एक एल्गी है फ्यूकस के, इट्स ए ब्राउन एल्गी के, ठीक है। तो फ्यूकस है, ब्राउन एल्गी है, जो है बड़ी साइज की एल्गी होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये है इसमें मेल गेमिट है, एंथेरोजॉइड इसका, ये एंथेरोजॉइड है इसमें, और ये इसका फीमेल गेमिट है इसमें, ठीक है। तो आपको हेटेरोगेमिट दिखाई पड़ रहे हैं। फिर सी में आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो होमोसेपियन ह्यूमन बींग्स का ये ओवम है, ये ओवम है इसका के ओवा है, ओवम है एगिट के, और ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये स्पर्म यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो हेटेरोगेमिट आपको होमोसेपियंस के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, तो पहली वाली कंडीशन क्या है बेटा, पहली वाली कंडीशन जो है वो है आपकी आइसोगेमी है, बाकी दोनों कंडीशन क्या है, वो एनाइसोगेमी को वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। और जब ओवम इन्वॉल्व होता है तो उसको जब देखिए सिंपल सी बी और सी में दोनों में ओवम इन्वॉल्व है, जिसमें फ्लैजिला सिलिया फ्लैजिला नहीं है, तो इसको बेसिकली ऊगेमी बोलते हैं। तो कैटेगरी में तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। आइसोगेमी में मेल और फीमेल गेमेट दोनों सिमिलर साइज के होंगे और दोनों सेम एक्टिविटी को शो कर रहे होंगे, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा बेटा आइसोगेमी कहलाएगा, ठीक है। जब मेल गेमेट छोटा होगा, फीमेल गेमेट बड़ा होगा, लेकिन दोनों मोटाइल होंगे, फीमेल गेमेट स्लो मूवमेंट करेगा, मेल गेमेट फास्ट मूवमेंट करेगा, तो एनाइसोगेमी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब एग होगा और मेल गेमेट उसे फर्टिलाइज करेगा, तो उसे हम ऊगेमी कहते हैं। दैट इज द मोर क्लियर कॉन्सेप्ट कि उसे हम ऊगेमी कहते हैं, ठीक है। देन कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन दी ऑर्गेनिज्म की हम सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं। तो एक काम करते हैं कि अभी फिलहाल हम जो है वो इसको यहां स्टॉप करते हैं इसको हम, और क्योंकि क्लास लंबी होने से बाकी ड्यूरेशन भी अफेक्ट होता है, इसलिए तो अभी हम इसको यहां स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अबाउट द सेक्सुअलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो है वो क्या इवेंट्स घटते हैं, क्या ओल्ड एज है, क्या इवेंट्स घटते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एग्जाम में आता है। जो आज पढ़ा है ना, आप समझ लीजिए एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बेटा, ठीक है। अब तरीका यह कहता है कि आपको लेक्चर सुनने के बाद, आपको इसको एनसीईआरटी एक बार देखने के बाद या आपकी बुकलेट एक बार देखने के बाद आपको रिलेटेड एमसीक्यू लगा लेना चाहिए, कि जो भी रिलेटेड एमसीक्यू दिखाई पड़े, क्योंकि देखिए जब तक चैप्टर पूरा नहीं होगा तो सारे एमसीक्यू तो आप लगा नहीं पाएंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो बाकी एमसीक्यू भी आपके लगेंगे। शुरू में चूंकि आपके और मेरे बीच में वही ना फ्रीक्वेंसी सेट करने का समय होता है, तो इसलिए आपको मेरी फ्रीक्वेंसी पकड़ने में कि सर तेज बोलते हैं, सर स्लो बोलते हैं, ठीक है, सर का एक्चुअल लैंग्वेज क्या है पढ़ाने का, सर से कनेक्ट, तो आपको मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा कि एक रेडियो स्टेशन सब जो है उससे रेडियो को कनेक्ट होना पड़ता है, कि जो आपका मोबाइल का एफएम होता है, तो एफएम स्टेशन से आपको अपने आप को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा हूं, उस फ्रीक्वेंसी पर आप सबको आना पड़ेगा बेटा, तो आपको मजा आएगा। तो आगे जब लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और आपका जो है वो कंटेंट और देन आफ्टर सम टाइम आई विल डिलीवर मोर एंड मोर कंटेंट थ्रू द लेक्चर। तो उसमें क्या होगा, उस समय आप जो है अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम सेट होना चाहिए, क्लियर। एंड ट्राई टू सेट योर फ्रीक्वेंसी बेटा, ठीक है ना। देखिए, और फिर वही वाली बात है कि भरोसा जो होता है ना, वो सबसे पहले हमें अपने ऊपर करना होता है। देन क्योंकि हर व्यक्ति, देखिए एवरीवन वांट टू गिव बेस्ट, हर आदमी अपना बेस्ट देना चाहता है, ठीक है ना। तो उस बेस्ट को पाने के लिए या देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मंशा क्या है। आप जब इफेक्टिवली पढ़ना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एग्जाम निकले एक बार में, तो आपको खूब सारे एमसीक्यू लगाना चाहिए, आपको कोई टेस्ट मिस नहीं करना आपको, और आपको पता क्लियर कर दूं कि आपको जो है वो एक व्हाट बायोमेंटर्स ऑफर, बायोमेंटर्स ऑफर्स यू इज ए कमांडो ट्रेनिंग, एक डिसिप्लिन बायोमेंटर आपको ऑफर करता है। यहां पर आप एक डिसिप्लिन कमांडो बनते हैं, आप फैमिली का हिस्सा बनते हैं, परिवार का हिस्सा बनते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़ा ज्यादा कवर करेंगे अगली क्लास में हम, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।